हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज पॉलिटी में हम पार्लियामेंट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ओके, पार्ट 3 ऑफ पार्लियामेंट। ओके, ऑलरेडी पार्ट 1 एंड 2 में हम उसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन वगैरह सब कुछ कवर कर चुके हैं, उसकी फंक्शनिंग कवर कर चुके हैं, प्रोसीजर कवर कर चुके हैं, क्या क्या होते हैं। अब पार्ट 3 में हम कुछ चीजें देखेंगे कि व्हाट इज इट्स रोल। ओके, डाइवर्स रोल्स क्या होते हैं, डिफरेंट रोल्स क्या होते हैं पार्लियामेंट के। ओके, we will also talk about comparison between Lok Sabha and Rajya Sabha, and then we will also do talk about parliamentary privileges. Okay, so ये तीन जो मेजर चीजें हैं जो हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। ओके, सो लेट्स बिगिन। अगेन, जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, प्रेप आईएएस ने एक लॉन्च किया है 3 मंथ्स का कंप्लीटली फ्री क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021, एंड इट विल बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसमें आपका स्टैटिक पोर्शन, डायनामिक पोर्शन भी कवर होता है, सी सेट की क्लासेस भी होंगी, डाउट सेशंस भी होंगे हर संडे को, प्लस आपको 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। ओके, एंड अगेन, अगर आप इस कोर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके प्रीलिम्स में सिलेक्शन के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, और ऑल्सो आप यहाँ पर फैकल्टी की भी डिटेल्स देख सकते हैं, एंड अगर आपको शेड्यूल चाहिए इस कोर्स का या आपको रजिस्टर करना है, सो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हम फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू स्टार्ट करते हैं। नाउ हियर देखिए, ये जो क्वेश्चन है, दिस वन इज अ वेरी डाइसी क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी आप लोगों का क्या आंसर है। आप लोगों का क्या आंसर है? ओके, so consider the following statements with reference to Constitution of India. DPSP constitute limitation upon. Please tell me. Please tell me. Okay, I think कई लोग, so please tell me क्या होगा इसका आंसर। तो क्या डीपीएसपी किस पे लिमिटेशंस डालते हैं? किसी पे लिमिटेशंस डालते हैं डीपीएसपी? प्लीज टेल मी। So DPSP do not put any limitations on anything, okay? Neither on legislative function nor on executive function, okay? So it does not put any limitation, all right? So that's why the answer will be D. क्योंकि आप सब जानते हैं DPSP are नॉन जस्टिसेबल। देखिए, एक ही कॉन्सेप्ट से आप देख रहे हो, एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल। सो दैट्स व्हाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? सो डीपीएसपी डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी limitations because they are non justiciable. Okay, so the answer is D, neither. Okay, now moving on. In context of India, which one of the following is the correct relationship between rights and duties? Okay, in context of India. Okay, so ये specifically बताया गया है। Okay, so आप सबको जब आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, तो आई थिंक मैंने काफी क्लियरली आपको राइट्स और ड्यूटीज के बीच में एक रिलेशन बताया था, राइट? सो लेट मी प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर? ओके, दैट rights are personal and hence independent of society and duties. Can rights be independent of society and duties? Please tell me. No, rights and duties, I think आपको ये याद रहेगा, आपको पिछली बार भी एक सॉल्व करते वक्त मैंने बताया था, आर इनसेपरेबल। राइट्स एंड ड्यूटीज आर इनसेपरेबल। आई थिंक आपको ये याद होगा कि पिछली बार भी एक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था, और हमने जब पिछली बार जब राइट्स के बारे में पढ़ा था, ओके, फंडामेंटल राइट्स के, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ा था, एट दैट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू दिस स्टेटमेंट दैट राइट्स एंड ड्यूटीज आर इनसेपरेबल। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, राइट? राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन। तो देखिए, आप कॉमन सेंस लगाइए। देखिए, यहाँ पर आंसर आई थिंक ज्यादातर लोगों को पता होगा, सो आंसर निकालने की बात नहीं है, क्वेश्चन समझने की बात है, साथ ही साथ कि क्वेश्चन के कैसे ऑप्शंस को आप कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको ये वाला ऑप्शन जो है, ये है करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ से आप क्लियरली निकाल सकते हो ये करेक्ट ऑप्शन है। बट मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं होता और आपके पास 3 ऑप्शन होते, या कुछ और ऑप्शन होता, तो उसमें कैसे करते आप एलिमिनेशन? तो देखिए, राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन। तो आप देखते हो ड्यूटीज में भी कई जगह बोला गया है कि दैट रिस्पेक्ट डिग्निटी ऑफ वुमेन, फॉलो सम आइडियल, आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, सो क्या ये आइडियल्स फॉलो करने से हमारी पर्सनैलिटी बनती है? सो ड्यूटीज ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी
गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। Now, duties, not rights, are important for stability of the state. Again, this is also wrong because duties as well as rights are both are important for stability. Okay, बिना rights के there cannot be an stability. Okay, बिना rights के there will be there will be discontent among citizens. अगर citizens को right नहीं मिलेगा, there will be discontent, and discontent will lead to instability. Okay, discontent will lead to instability. Okay, so that's why both duties and rights are important for stability of the state. Now this one, please tell me answer to this one. I think this is a tough one for you guys. I believe this will be a tough one. Okay, देखते हैं आप इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते. Which of the following statements is are true for the fundamental duties of Indian citizen? Okay, so Indian citizen की fundamental duties को लेके कौन सा statement true है? Okay, please tell me. So a legislative process has been provided to enforce these duties. क्या ऐसा है? क्या कोई legislative process clearly mentioned है जो इनको enforce करने के लिए provide किया गया है कि सारी fundamental duties को provide करने के लिए? No. आप सब जानते हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर आपने पढ़ा होगा जब मैंने बताया था, राइट, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी, बट उनको लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है ये. सो दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सिबल ऑन देयर ओन. ओके, ऑल्दो कुछ लॉज हैं जो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करते हैं, बट एज सच कोई एक सिंगल स्पेसिफिक लॉ या कोई एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं दिया गया है जिसके थ्रू सारी फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्स कर सकते हैं. Okay, so this statement is wrong. Now they are correlative to legal duties. Again, fundamental duties are not legal duties, so that's why they cannot be correlated. Okay, they are not legal in nature. They are rather moral in nature. Legal क्या होता है कि that is they are backed by a law. मतलब इनको मानना जरूरी है. अगर इनका violation किया जाएगा, so then you can be punished. Okay, so they are not कैन नॉट बी कोरिलेटेड. ओके, सो इस तरीके से ये दोनों गलत हैं. सो आंसर आपका हो जाता है डी, नाइदर वन नॉर टू. ओके, यहां पर आप सोचोगे कि कुछ लॉज हैं, बट अगेन सी कोरिलेटिव मतलब कि सारी ड्यूटीज रिलेट करती किसी न किसी लीगल ड्यूटी से. ओके, सारी फंडामेंटल ड्यूटीज किसी न किसी लीगल ड्यूटी से इट दे रिलेट और डिपेंड ऑन इट, बट ऐसा नहीं है. ओके, And the last question, I think this is again very easy one. Okay, so basically मैंने सारे question rights and duties पे छाट के लिए थे. Okay, इस बार. Okay, so that आपको एक आइडिया लगे कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कुछ थीम्स, टॉपिक्स या कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बार बार क्वेश्चन आते हैं. ओके, एंड अगेन ये जो सारे क्वेश्चंस हैं दे आर इजी बट दे टेस्ट योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. ये सब आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं. ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट सिटीजन. नो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि राइट्स आर स्टेट्स को राइट थोड़ी ना दिया जाता है, राइट्स तो सिटीजन को दिया जाता है. सो राइट्स कैन नॉट बी क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट सिटीजन. ओके, राइट्स आर प्रिविलेजेस. आर राइट्स प्रिविलेजेस? नो, राइट्स आर नॉट प्रिविलेजेस. ओके, दे आर गिवन टू एवरीवन. ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों को राइट्स दिए गए हैं. ओके, now rights are claims of citizen against the state. This is absolutely correct. Okay, right, and rights are privileges of few citizens against many. ये भी नहीं हो सकता. So it is a very easy question. Okay, so again आप देख रहे हो कि अगर आप ये बेसिक चीजें भी अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप काफी जो क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था पिछले लेक्चर में कि आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट आपको बेसिक्स अच्छे से पढ़ना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पॉलिटी में क्लियर रखना है. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर पार्लियामेंट जो पार्ट 3 लेक्चर है. ओके, सो जो मल्टी फंक्शनल रोल देखते हैं पहले पार्लियामेंट का, कि पार्लियामेंट बहुत सारे एक फंक्शन तो सभी जानते हैं, लॉ मेकिंग, बट लॉ मेकिंग के अलावा भी बहुत सारे दूसरे फंक्शन है, वो सारे फंक्शन हम देखते हैं. व्हाट आर अदर फंक्शंस अपार्ट फ्रॉम लॉ मेकिंग ऑफ द पार्लियामेंट? ओके, तो पहला तो लॉ मेकिंग का ही फंक्शन देखते हैं, दैट इज लेजिस्लेटिव पावर, दैट इज पावर टू मेक लॉज. ओके, सो इट कैन मेक लॉज ऑन यूनियन लिस्ट, ऑन कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स. ओके, एंड ऑल्सो इन सम सर्कमस्टांसेस इन स्टेट लिस्ट. नाउ प्लीज, आई थिंक आप सबको पता होना चाहिए कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस है. जब राज्यसभा इट पासेस अ रिजोल्यूशन दैट इन नेशनल इंटरेस्ट इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ लॉ, और to give effect to an international treaty. अगर किसी पार्लियामेंट को किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है, so it is important to do so. Okay, and again if two or more states रिक्वेस्ट करते हैं तब बनाया जा सकता है.
और जब नेशनल इमरजेंसी होती है तब बनाया जा सकता है, और जब प्रेसिडेंट रूल होता है तब बनाया जा सकता है। तो ये 5 कंडीशंस हैं जिसमें जो है आपका पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकता है। ओके, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इन दिस लॉ मेकिंग फंक्शन इज दैट आजकल जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ज्यादा है। तो बेसिकली देखिए, पार्लियामेंट के पास इतना टाइम और एक्सपर्टीज नहीं है कि वो हर चीज को डिटेल में लॉ बनाए। ओके, सो इट मेक्स अ स्केलेटल लॉ, मतलब एक बहुत ही बेसिक फ्रेमवर्क टाइप का लॉ बना देता है, और उसमें जो डिटेल्स फिल करनी होती है उसको वो छोड़ देता है वो एग्जीक्यूटिव पे। और वो एग्जीक्यूटिव इस पावर को जो मिलती है एग्जीक्यूटिव को, ये पावर, इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मतलब जो पार्लियामेंट ने अपनी लेजिस्लेशन की पावर है वो कुछ एस्पेक्ट्स में कुछ चीजों के लिए डेलीगेट कर दी है टू दी एग्जीक्यूटिव। ओके, अब एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर क्या है? दैट फर्स्टली टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल, राइट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना, तो उसके जो सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है उनको स्क्रूटनाइज करना, क्वेश्चन आवर वगैरह, ये सब आप ऑलरेडी देख चुके हो। सो दिस इज दी दिस इज वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। साथ ही साथ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट इन जनरल एंड इन लोकसभा इन पर्टिकुलर। सो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा कि मिनिस्टर्स जो है सारे, जो गवर्नमेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या जो एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट इन जनरल एंड स्पेसिफिकली टू लोकसभा। और ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होती है आप सबको पता होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। अब फाइनेंशियल पावर, तो ये तो आपको पता होगा, आपने अभी बजट में पढ़ा था कि कोई भी टैक्स इंपोज नहीं किया जा सकता विदाउट द अप्रूव, विदाउट अ लॉ। सिमिलरली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता विदाउट एन अप्रोप्रिएशन लॉ। सो दैट्स व्हाट इज रिटन हियर, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड और नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट द अंडर द अथॉरिटी एंड विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, सो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए है। ओके, सो इसीलिए इस तरीके से पार्लियामेंट के पास फाइनेंशियल पावर और एक कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। ओके, ऑल्सो पार्लियामेंट पूरा जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट का, जो पूरा एक्सपेंडिचर है उसको जो है आपकी पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज करती है, और दो दो फेजेस में करती है। एक बजट के वक्त, राइट, वन एट द टाइम ऑफ पासिंग द बजट एंड वन पोस्ट बजट। पोस्ट बजट आप आगे देखोगे पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, राइट, पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं। ओके, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो वहां पे आप देखोगे पोस्ट बजट जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो गई, राइट, या आपकी एस्टिमेट्स कमेटी हो गई। सो ये पोस्ट बजट जो है, जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, उसको स्क्रूटनाइज करते हैं। ओके, एंड देयर इज ऑल्सो रूल ऑफ लेस, मतलब जो मनी दिया जाता है बजट में, राइट, वो बस उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है जिस फाइनेंशियल ईयर को उसको अलोकेट किया। अगर गवर्नमेंट उसको स्पेंड नहीं करती और कोई मनी बच जाता है, देन इट लैप्सेस एंड रिटर्न्स बैक टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, सो बेसिकली मनी इन बजट इज गिवन फॉर 1 ईयर। ओके, लैप्स होके अगर 1 ईयर में स्पेंड नहीं करते, सो इट लैप्स एंड रिटर्न्स बैक टू द ट्रेजरी। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट, तो आप सब जानते हो आर्टिकल 368 में इट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, similarly judicial powers, that it could impeach president, it could remove vice president, it could recommend the removal of judges of supreme court, high court, chief election commissioner and CAG। ओके, सो प्लीज ध्यान में रखिए, ये जो सब है, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो, ये सब एक ही तरीके से रिमूव होते हैं, एंड दैट इज व्हेन पार्लियामेंट रिकमेंड्स देयर रिमूवल। ओके, सो प्लीज इसको ध्यान में रखिए। एंड इट हैज पावर टू पनिश फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस एंड इट्स कंटेम्प्ट। तो अगर पार्लियामेंट का कोई प्रिविलेज है, राइट, आगे आप देखोगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, अगर उसका कोई ब्रीच हुआ है या पार्लियामेंट का कंटेम्प्ट, मतलब उसकी अथॉरिटी डिग्निटी पे कोई अटैक किया गया है, सो इन दैट केस इट कुड पनिश फॉर दीज एक्ट्स। इसके अलावा इलेक्टोरल पावर्स और फंक्शंस क्या है, दैट इट इलेक्ट्स वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एंड डेप्यूटी चेयरमैन। ओके, and it makes laws for election of president। okay, so election of president, vice president and members of both house, right, किस तरीके से होंगे, how they will happen, उसके लिए laws कौन बनाता है, पार्लियामेंट। ओके, इसके अलावा और क्या दूसरे फंक्शंस है, what are other functions? okay, so it is the highest deliberative body, it approves all 3 types of emergencies, it can create, please, this one is very important। okay, so
जो बेसिकली देखिए आप जानते हैं स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो सारे स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, बट अगर किसी स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है तो अंडर आर्टिकल 169, प्लीज कीप दिस इन माइंड, it can pass a resolution and say to the parliament that we want a legislative council। फिर वो legislative council create करना और abolish करना जो है वो पार्लियामेंट का काम है, ओके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो बेसिकली अंडर आर्टिकल 169 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है टू रिकमेंड टू पार्लियामेंट टू क्रिएट और अबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, to create or abolish a legislative council। okay, और इस बेसिस पे पार्लियामेंट लॉ के थ्रू एक लेजिस्लेटिव काउंसिल उस स्टेट के लिए बना सकता है। एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3, आई होप यू नो दिस, that changing boundary, right, changing name, changing area, and so on so forth। okay, and also another important power is to regulate the organization and jurisdiction of Supreme Court, High Court, and establish a common High Court for 2 or more states। तो बेसिकली ये भी आप प्लीज ध्यान में रखिए। ओके, सो जो जुरिस्डिक्शन है और ऑर्गेनाइजेशन है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स का, राइट, वो कौन कंट्रोल करता है? पार्लियामेंट। ओके, so it does not control but it can determine, so parliament can determine the organization and jurisdiction of supreme court and high courts। okay, and also यहाँ पर लिखा है कि it cannot do something which is adverse to the supreme court। okay, अब हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, दोनों हाउसेस के बीच में। तो कुछ जगह राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा, वो क्या जगह है? इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड फाइनेंशियल बिल टू। ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड, फाइनेंशियल बिल टू यानी ऐसा बिल जिसमें एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, बट उसमें आर्टिकल 110 का कोई भी मैटर नहीं है। सो ये है पहली जगह जहां इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ विच टाइप्स ऑफ बिल, किस टाइप ऑफ बिल के इंट्रोडक्शन और पैसेज में राज्यसभा लोकसभा के इक्वल है। दिस इज फॉर ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड फाइनेंशियल बिल। नेक्स्ट इज इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, दोनों हाउसेस इक्वल है, दोनों हाउसेस को अपना रोल मतलब पूरा करना होता है। ओके, दोनों हाउसेस का इक्वल से है। ओके, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ओके, सो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अगेन जो है राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा। ओके, क्योंकि इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, अगर आपको पता हो। ओके, राइट, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीईसी एंड सीएजी, अगेन इसकी जो इंक्वायरी होती है इसमें जैसे जो भी प्रोसीजर होता है उसमें राज्यसभा के पास सेम पावर्स है एज लोकसभा। अगेन डोंट वरी, आगे जाके हम डिटेल में भी देखेंगे कि कैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होते हैं, कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव होता है, कैसे सीएजी रिमूव होता है। Now it also has powers to approve all ordinance as well as all 3 types of emergency। So ordinance और हर 3 टाइप की जो इमरजेंसी है आपकी, नेशनल, फाइनेंशियल और प्रेसिडेंट रूल, उसका अप्रूवल दोनों से होना चाहिए, नॉट ओनली विद फ्रॉम लोकसभा बट ऑल्सो फ्रॉम राज्यसभा। राइट, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम राज्यसभा। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड, ministers including prime minister can be selected from Rajya Sabha। okay, now enlargement of jurisdiction of Supreme Court and UPSC can be, इसमें भी राज्य सभा का इक्वल रोल है। okay, and consideration of reports for constitutional bodies, यहाँ भी जैसे constitutional body जैसे UPSC हो गई या CAG हो गई, इसमें भी जो है राज्यसभा का इक्वल रोल है। okay, मूविंग ऑन, अब अनइक्वल स्टेटस जहां लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, सो मेनली इट इज रिलेटिंग टू मनी बिल। जैसे मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, मनी बिल में जो है 14 दिन के अंदर राज्यसभा को उसको पास करना है। राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड अमेंडमेंट्स। ओके, और रिकमेंड कर सकता है अमेंडमेंट्स, और वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट करना या ना करना वो लोकसभा के ऊपर है। ओके, सिमिलरली फाइनेंशियल बिल में 1 में भी ये है कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट तो चाहिए होता है, बट साथ ही साथ इसमें क्या चाहिए होता है, इट कुड ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा। ओके, so it could only be introduced in Lok Sabha। okay, so financial bill 1, please keep this in mind, financial bill 1 could be only introduced in Lok Sabha। okay, now whether to decide कि मनी बिल की क्या कोई मनी बिल वेदर कोई भी बिल मनी बिल है भी या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? ये भी स्पीकर
ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है। ओके, ज्वाइंट सिटिंग भी जो है प्रिसाइड होती है स्पीकर, जो ज्वाइंट सिटिंग होती है राज्यसभा लोकसभा की, उसको भी प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर। सो आप देख रहे हो कि लोकसभा के स्पीकर के पास ज्यादा पावर है और लोकसभा के पास ज्यादा पावर है इन जगहों पे। ओके, सिमिलरली जो ज्वाइंट सिटिंग आप सब जानते हो, जैसे पिछली बार पढ़ा था कि जो पूरा उसका इट इज कंडक्टेड एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, नॉट राज्यसभा। ओके, डिमांड फॉर ग्रांट्स भी जहां तक बात आती है, इट कुड ओनली बी डिस्कस्ड इन राज्यसभा, बट वोटिंग जो है डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, इट इज ओनली डन इन लोकसभा। तो इट वोटिंग इज ओनली इन लोकसभा। ओके, जबकि डिस्कशन हो सकता है राज्यसभा। ओके, रिजोल्यूशन फॉर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन ओनली बी पास्ड इन लोकसभा। ओके, एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता। ओके, नाउ कुछ स्पेशल पावर्स भी हैं। सो इट वन इज टू अथोराइज पार्लियामेंट टू जो आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है, तो अथोराइज पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन सब्जेक्ट इनोवेटेड इन स्टेट लिस्ट। ओके, जब नेशनल इंटरेस्ट में लगता है कि जरूरत पड़ेगी, सो इन दैट केस राज्यसभा थ्रू अ स्पेशल मेजोरिटी कैन पास अ रिजोल्यूशन फॉर दिस पर्पस। ओके, it can authorize parliament to create all India services. Okay, this is also very very important. So it is only Rajya Sabha which could authorize the parliament to create all India services. Okay, or third is removal of vice president. So it can only be initiated in Rajya Sabha, and also Rajya Sabha में उसका पैसेज होना होता है, तो उसका पैसेज होता है इफेक्टिव मेजोरिटी से। ओके, जबकि लोकसभा में उसका पैसेज होता है सिंपल मेजोरिटी से। अब हम देखते हैं कुछ प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ओके, सो व्हाट आर प्रिविलेजेस? ये प्रिविलेजेस क्या होता है? ये कुछ स्पेशल राइट्स हैं, कुछ इम्यूनिटीज हैं और कुछ एग्जेम्पशंस हैं विच आर गिवन टू whom प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट कि किनको प्रिविलेजेस मिलते हैं। सो इट इज गिवन टू बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। दी कमिटीज, ओके, कमिटीज को भी प्रिविलेजेस मिलते हैं। कमिटी के मेंबर्स, ओके, हाउसेस के मेंबर्स एज वेल कमिटी के मेंबर्स, उनको भी प्रिविलेजेस मिलते हैं। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और जो यूनियन मिनिस्टर, मान लीजिए कोई यूनियन मिनिस्टर लोकसभा से है बट वो राज्यसभा में नहीं है, तो उसको भी, या फिर कोई यूनियन मिनिस्टर है जो हु इज नॉट अ मेंबर, नॉट एमपी, इफ देयर इज अ यूनियन मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके, और उसको 6 महीने में पार्लियामेंट में कोई सीट लेनी है, तो इवन बिफोर, जब तक वो सीट नहीं लेता तब भी उसको है ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलते हैं। सो प्लीज कीप दिस वन इन माइंड। ओके, कि कोई यूनियन मिनिस्टर है, अगर ही इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके, और फिर भी उसको यूनियन मिनिस्टर बना दिया, तो भी उसको जो है ये स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज और एग्जेम्पशंस मिलती है। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिलती है। इनको क्यों मिलती है? सो बेसिकली देखिए, कोई भी पर्सन जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, या हु इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स या कमिटी, क्या उसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलते हैं। ओके, बट अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज प्रेसिडेंट, जिसको हमने कहा था हु इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, उसको ये प्रिविलेजेस नहीं मिलते। ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड। ओके, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए ताकि इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सको। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस दो हैं, कलेक्टिव मतलब जो हाउस के लिए, पूरे राज्यसभा या लोकसभा के लिए, एंड इंडिविजुअल फॉर इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सोर्सेस ऑफ प्रिविलेज, ये प्रिविलेजेस कहां से आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 105, इसमें दो प्रिविलेजेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, एक रिलेट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सेकेंड वन रिलेट्स टू राइट टू पब्लिश, right to publish what the proceedings of the house. Okay, so ये दो privileges हैं। Okay, now apart from this और क्या sources हैं? Some other laws made by the parliament, okay, rules of both the house, parliamentary conventions हो गई, judicial interpretation। Okay, in fact जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था हमारा, तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल 105 है उसमें दो प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, बट उसके अलावा तब ये लिखा गया था कि जो सारे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जो ब्रिटिश उसके टाइम में प्रिविलेजेस हैं, वही सारे प्रिविलेजेस कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाद में इसको चेंज करके कर दिया कि जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्रिविलेजेस है वही कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो काफी प्रिविलेजेस जो आते हैं हमारे पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से। ओके, मैनी प्रिविलेजेस कम फ्रॉम पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। ओके,
अब यहाँ पे आप कलेक्टिव प्रिविलेजेस देख सकते हैं. वन इज राइट टू पब्लिश. दिस इज मेंशन्ड क्लियरली अंडर आर्टिकल 105. ओके, सो राइट टू पब्लिश रिपोर्ट्स, डिबेट्स, प्रोसीडिंग्स एंड ऑल्सो राइट टू प्रोहिबिट अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम of the of the house of the parliament. Okay, now both the houses can conduct secret sittings, and also both houses have power to make rules to regulate their own procedure and conduct of business. मतलब कैसे उनको राज्यसभा को काम करना चाहिए तो वो खुद ही वो रूल्स बना सकते हैं. ओके, and they could also adjudicate upon such matters. Okay, they have power to punish for breach of privilege and its contempt. Okay, and they have right to receive information of अगर उनका कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरेस्ट होता है तो उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, उसको जो अरेस्ट हुआ है या डिटेन हुआ है, कन्विक्ट हुआ है, इम्प्रिजन हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है इस हाउस को मिलनी चाहिए. ओके, जिस भी हाउस का मेंबर is arrested, detained, convicted or imprisoned. Okay, also one of the most important ones, and it ensures separation of power. This thing ensures separation of power. Okay, तो बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है कि जो पावर्स हैं एक स्टेट की उसको अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड करके दे दिया जाए. और ये क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी एक के हाथ में अगर सारी पावर दे दी तो इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ दैट पावर. राइट, so courts are prohibited to inquire into the proceedings of house or its committees. Okay, so courts cannot inquire into the proceedings of house or its committees. Right, अब जो कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो. वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये 105 में है. ओके, एंड दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरी सर्विस, मतलब कि विटनेस बन के जाके देना उनको कहीं विटनेस, ये सब. तो जब पार्लियामेंट सेशन में है तो दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरी सर्विस. ओके, also they cannot be arrested during the session of parliament 40 days before and 40 days after, but this is available only in civil cases. Okay, अब हम लास्ट में एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट. सो ये यूके में है, यूके में पार्लियामेंट इज सॉवरेन, बट इंडिया में सॉवरेन नहीं है बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही पार्लियामेंट बनाता है, बट साथ में ये जुडिशियरी भी बनाता है जो उसको चेक्स और बैलेंसेस में रखती है. ओके, सो बिकॉज ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज लिमिट्स ऑन सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट. मतलब हमारा पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, राइट, इट इज बिकॉज ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा है फेडरल सिस्टम. सो देयर इज व्हाट वी कॉल डिवीजन ऑफ पावर. ओके, बिटवीन, किन दो के बीच में ये डिवीजन ऑफ पावर है? बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. सो ये डिवीजन ऑफ पावर क्या करता है? इट बेसिकली लिमिट्स द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट. मतलब जो पार्लियामेंट है इट कुड नॉट मेक ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इट कुड नॉट मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट. ओके, सो पार्लियामेंट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कुड नॉट मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट. दैट्स व्हाई इट्स सॉवरेनिटी इज लिमिटेड. जुडिशियल रिव्यू, यानी जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैं आपके, they could review act, and if they find कि ये act constitutionally constitution को violate करता है या invalid है या ultra vires है, so then what they could do is they could strike down that act. And lastly it is the fundamental rights. आप सब जानते हो fundamental rights are limitations of the sovereignty of parliament. Okay, because parliament cannot like violate them without constitutional amendment act. Okay, so this concept is also important. Please इसको अच्छे से पढ़िएगा. Again, this is it for our this lecture. Okay, I know थोड़ा short lecture रहा है. Okay, so but I think it is good कि क्योंकि अभी इससे पहले हमने काफी लंबे लंबे lecture कर लिए थे. Okay, so अब अगली बार हम पढ़ेंगे parliamentary committees and also about state legislature. Okay, this we will cover next time. Okay, so please until then again I would say revise करिए. Okay, जो भी ये PPTs वगैरह हैं ये सब आप रिवाइज करिए. ओके, एंड ऑल्सो डू, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं कर रहा हूं, तो अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वैसे छाटे जैसे आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, ताकि आपका जो है एग्जाम में आए तो उसी टाइप के क्वेश्चंस को आपकी प्रैक्टिस हो. ओके, so thank you very much guys and see you again next time with another lecture on Indian polity.